हेलो एवरीवन, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है। तो नाउ दिस इज द थर्ड इन द सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अभी भी मेरा यही मोटिव यही रहेगा कि मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं। और ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज रिगार्डिंग ऑल दी बैंकिंग टर्म्स। और एक तो ये है कि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने इतने सारे पेपर्स देखे हैं, यू फाइंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑन दीज टॉपिक्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। तो जब तक इसमें प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आएगी, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमको ये इंटरलिंक करने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, एक चीज ध्यान रखना कि आई विल रीड द कंटेंट, तो डोंट ट्राई रीडिंग द कंटेंट ऑन योर ओन। हम इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, ये हमारा बेसिक पर्पस रहेगा। और दूसरी चीज कि हम ये जो बैंकिंग टर्म्स कर रहे हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। हम कोई बैंकिंग का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो डोंट गो टू मच इनटू डिटेल कि मेरे को ये भी पता होना चाहिए था। बहुत टेक्निकल नहीं पूछा जाता, बट यू नीड टू नो द बेसिक्स। सो डोंट ट्राई टू मास्टर इन दीज टॉपिक्स, जस्ट हैव अ क्लैरिटी अबाउट दिस टॉपिक। डोंट थिंक, अब बैंकिंग वालों का लेवल अलग होता है, उनको तो बहुत ज्यादा ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो लेट्स प्रोसीड नाउ। सबसे पहले द बेसिक टर्म्स, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन इज द राइज इन जनरल प्राइस लेवल एंड डिफ्लेशन इज फॉल इन द प्राइसेस लीडिंग टू स्लोइंग डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब अगर प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, एंड इफ देयर इज फॉल इन द प्राइसेस तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। बहुत ही बेसिक है। तो अब इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड अनदर इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब देर आर टू फैक्टर्स विच बेसिकली गवर्न दिस इंटायर प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेशन। एक होता है कॉस्ट बेस्ड फैक्टर्स और दूसरा होता है डिमांड बेस्ड फैक्टर्स। नाउ अब इसीलिए हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब जैसे आपने बहुत बार सुना होगा शॉपकीपर्स जनरली से कि भाई पीछे से माल जो है वही काफी कॉस्टली आ रहा है, दैट इज वाई महंगा बेच रहे हैं। उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। whenever there is an increase in the cost of production क्या है? There are four basic factors of production जो हम बोलते हैं wages, rent, then enterprise, entrepreneurship and capital. Sorry, क्या रह गया? Rent, labor, एक चीज आई एम मिसिंग, कैपिटल है ना मैडम, कैपिटल। चलो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। हाँ, अच्छा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो गया उसका एंटरप्रेन्योर का, लैंड का रेंट हो गया, लेबर के वेजेस हो गए, एंड कैपिटल जो है उसका इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। हाँ, तो जब ये चार फैक्टर्स, इनमें से कोई भी एक फैक्टर में इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, देन इट विल लीड टू डिक्रीज इन द सप्लाई। अब हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, वन इज एग्रीगेट डिमांड एंड अनदर इज एग्रीगेट सप्लाई। तो हमने जो ये दो में डिवाइड किया है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, वी आर ट्राइंग टू एनालाइज कि किसका इफेक्ट एग्रीगेट सप्लाई पे कितना होगा और एग्रीगेट डिमांड पे कितना होगा। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट होता है वो होता है एग्रीगेट सप्लाई पे। तो सप्लाई ही मार्केट में कम हो जाती है, देन इट लीड्स टू decrease in then it leads to inflation. So increase in the factors of production, cost of production. The next is demand pull inflation. अभी हमने बात की थी cost of production की increase की वजह से supply में decrease हुआ है. Now we are talking about demand factors. As I said previously, one is due to the cost factors and second one is due to the demand factors. So demand factors में क्या होता है कि अगर if the demand is more then what is the available supply, मतलब कि सप्लाई तो बहुत कम है लेकिन डिमांड लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं उस चीज की, देन ऑल्सो इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। उस वाली कैटेगरी को हमने डाल दिया है डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। नाउ लेट्स रीड,
increase in demand when demand for goods is more than what the economy can produce. That is, demand outpaces available supply. कि वही जब when demand for goods is more than economy जितना produce कर पा रही है, economy ने अपनी maximum capacity achieve कर ली है, available capacity जो है, however demand अभी भी ज़्यादा है, तो then it leads to inflation. Generally scenario क्या रहता है that there exists demand pull inflation in economies. इसको हम एक और थ्योरी भी बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन को. कीन्सियन थ्योरी में वी कॉल देम वी गिव देम दिस फ्रेज टू मच मनी चेज टू फ्यू गुड्स. ये एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सा फ्रेज है कि व्हेन पीपल हैव टू मच मनी हाउएवर द गुड्स आर वेरी फ्यू, तो बहुत सारा पैसा थोड़े से गुड्स को चेज कर रहा है, देन इट लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन. तो ये बेसिकली बस एक बारी इन्फ्लेशन का हमने जल्दी से ओवरव्यू दे दिया है. अब इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है द इकोनॉमिक पॉलिसी. इकोनॉमिक पॉलिसी किसी भी इकोनॉमी में देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, वन बीइंग एक्सपेंशनरी पॉलिसी एंड सेकंड बीइंग कॉन्ट्रैक्शनरी. एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है? जैसे कि जो अभी हमारी गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने की जरूरत है, दैट इज टू स्पीड अप द इकोनॉमी, टू बूस्ट द डिमांड और प्रोडक्शन, टू इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी और टू फाइट डिफ्लेशन. Whenever the government think that the economy is into recession या फिर contraction, recession and contraction are one and the same thing, थोड़ा बहुत ही difference है, let's not go into that. So whenever the country is not able to perform well, whenever the economy's growth is not at par with what the government had thought about, then it can start with this expansionary policy. Expansionary policy का purpose जो मैंने बोला अभी, that it is to speed up the economy. मतलब अभी present क्या situation है? Present situation is that economy is right now not performing well. वो काफी मतलब low growth पे चल रही है. तो in that scenario, the government will try to adopt a policy which is expansionary in nature. इसका हमारा एक और we also call it cheap money policy. Then the other one is contractionary policy. Contractionary policy का दूसरा नाम है dear money policy. Contractionary policy का objective है to fight inflation या फिर to slow down the economy और slow economic growth. अगर in case ऐसा हो जाता है that there is too much inflation, the economy is at its extreme levels. हमारी इकोनॉमी ना एक्सट्रीम लेवल्स पर होनी चाहिए और ना बहुत ज्यादा रिसेशन में होनी चाहिए. तो अगर ऐसा केस होता है that the inflation is too much, then in that case the government will have to adopt this contractionary policy. Contractionary policy का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि जो अभी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, जैसे मैंने आपको एक चीज नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी जब पढ़ाया था, तो नॉमिनल जीडीपी का एक हमने बात की थी कि नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ और प्राइजेस दोनों होते हैं. हाउएवर रियल जीडीपी में प्राइजेस की बात नहीं होती, खाली ग्रोथ की बात होती है. तो जनरली इकोनॉमीज दे यूज नॉमिनल जीडीपी एज देयर पैरामीटर और रियल जीडीपी वो हमारी खुद की एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है. तो सिंस नॉमिनल जीडीपी our GDP can be increasing because of increase in prices also. मतलब इन्फ्लेशन की वजह से भी हमारा जीडीपी इंक्रीज हो सकता है. सो इन दैट केस अगर इकोनॉमी में ग्रोथ इतनी नहीं है लेकिन इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा लेवल्स पर है, तो उस केस में हमारी गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी? दैट विल बी अ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी. कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी विल बी टू ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन. ठीक है, अगर ऐसे ही हमारी इकोनॉमी में बहुत लो लेवल्स कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है, तो वो डिफ्लेशन वाली कैटेगरी आ जाती है और उस डिफ्लेशन को काउंटर करने के लिए इकोनॉमी को लेनी पड़ती है जो पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है, दैट इज एक्सपेंशनरी पॉलिसी. ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं. अब पॉलिसी हमने दो बात कर ली, वन इज एक्सपेंशनरी, सेकंड इज कॉन्ट्रैक्शनरी. अब इसी के रिगार्डिंग नाउ एवरी गवर्नमेंट विल हैव टू टूल्स to adopt. One would be fiscal policy and second is monetary policy. Fiscal policy deals with government spending and taxes. ये हमने पिछले वाले लेक्चर्स में किया था, जो मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट जो सारा बताया था, वो एक तरह का फिस्कल पॉलिसी का पार्ट था.
तो जो भी हमारा कंपोनेंट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का कंपोनेंट हो गया, टैक्सेस का कंपोनेंट हो गया, वो सारा का सारा हम फिस्कल पॉलिसी में बनाते हैं. मतलब जब जब गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रही होती है, देन इट टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज कंसिडरेशंस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस, कि इस बार इस बजट में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी रखनी है, टैक्सेस को बढ़ाना है या कम करना है. ठीक है. अब दूसरी इसी तरह एक और चीज जो है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी इज टू कंट्रोल मनी सप्लाई. फिस्कल पॉलिसी जो है वो हमारा इंटायरली डिफरेंट लीग हो गई, डीलिंग विद गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन टैक्सेस. मॉनेटरी पॉलिसी जो है इट डील्स विद मनी सप्लाई. मतलब द गवर्नमेंट हैज टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द अवेलेबल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, कि जो मनी हमारी फ्लोट कर रही है इन द इकोनॉमी उसके बारे में हमें डिसीजंस लेने हैं. सो इसमें जनरली आरबीआई का रोल होता है, बिकॉज आरबीआई इज द कस्टोडियन. तो in order to formulate monetary policy, RBI जो है that takes a major role, and that is why even monetary policy committee has been formulated. अभी in fact ये बहुत ही recent scenario है. मैं recent ही बोलूँगी क्योंकि ये generally exams में पूछा जाता है monetary policy committee. I have mentioned it in my notes also. तो आप उसके members कौन कौन मतलब कौन members है उसमें, what are their terms, what are the functions of monetary policy committee, ये सब एक बारी जरूर पढ़ लेना. Objective of monetary policy is to control inflation and increase growth. तो monetary policy हमारे लिए basically important क्यों हो जाती है? अभी अभी मैंने बोला that it is formulated to control money supply. अब अगर किसी इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो अल्टीमेटली उसका जो इफेक्ट आएगा दैट विल बी ऑन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ. ठीक है. अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो दैट मीन्स देयर विल बी टू मच मनी. सो वी हैव टू सी, जो हमने इन्फ्लेशन का ऊपर देखा था, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स. अगर हमारी सप्लाई कम है एंड पीपल हैव टू मच मनी तो दैट मीन्स इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगी. तो इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करना बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट हो जाता है फॉर एनी सेंट्रल बैंक, फॉर एनी गवर्नमेंट, क्योंकि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आ जाता है इन्फ्लेशन पर, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ पर. सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस इन लाइन होने चाहिए विद द with whatever with how the economy is performing. उसी के हिसाब से हमें मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए. ठीक है. तो अब फॉर्मुलेशन के लिए हम टूल्स देखते हैं. अब हम सारी चीजों को लिंक करना स्टार्ट करेंगे. एंड नाउ ट्राई टू अप्लाई योर माइंड. आप खुद सोचना कि इस केस में हम क्या करेंगे. देन ओनली यू विल बी एबल टू कोरिलेट द थिंग्स. सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी टूल्स की बात करते हैं. फिस्कल पॉलिसी में हमने बात की that there is just two components, government spending और taxes. Now we are trying to link कि अगर expansionary policy adopt करनी है government को, so in that case जो fiscal policy को हम tools ले रहे हैं, government spending और taxes, तो हम उसको कैसे use करेंगे. ठीक है. सबसे पहले एक्सपेंशनरी पॉलिसी. एक्सपेंशनरी पॉलिसी में जो हमारे फिस्कल पॉलिसी के टूल्स होंगे दैट विल बी इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड कटिंग टैक्सेस. अब क्योंकि एक्सपेंशनरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ही ये है दैट वी नीड टू स्पीड अप द इकोनॉमी, वी नीड टू फाइट डिफ्लेशन. तो उस केस में अगर हमें अपनी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट अप करना है, देन इन दैट केस द गवर्नमेंट नीड्स टू इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग सो दैट ओवरऑल कंजम्पशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, इकोनॉमी ट्रैक पे वापस आना स्टार्ट हो जाए. एंड ऑल्सो इन दैट सिनेरियो द गवर्नमेंट हैज टू स्टार्ट रिड्यूसिंग टैक्सेस. जैसे जैसे टैक्सेस रिड्यूस होंगे तो लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है या फिर जो कंजम्पशन के लिए जितनी इनकम अवेलेबल है वो बढ़ जाएगी. सो इन दैट केस द इकोनॉमिक एक्टिविटी विल बी बैक ऑन ट्रैक. ठीक है. सो दिस वाज रिगार्डिंग एक्सपेंशनरी टूल्स. अब इसी तरह इसी का ऑपोजिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शनरी टूल्स. कॉन्ट्रैक्शनरी टूल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है दैट वी नीड टू फाइट इन्फ्लेशन. हमें इन्फ्लेशन को कम करना है. So in that case, we will decrease the government spending and raise the taxes. Very, very easy. Fiscal policy tools are not that difficult. Monetary policy tools करना start करते हैं. Now look at this table.
monetary policy tools are there are two types of monetary policy tools, one being quantitative and second being qualitative. अब quantitative tools और qualitative tools में जो basic difference है, that is quantitative tools they affect money supply in the entire economy. हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, सो दैट मीन्स इट विल बी डीलिंग विद हाउ वी आर कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. उसके लिए we have categorized the tools in two components, one being quantitative and second being qualitative. जो quantitative tools होते हैं they affect money supply in the entire economy, कि उसके थ्रू जो भी decisions लिए जाते हैं वो generally पूरी की पूरी economy को affect करते हैं. However, qualitative tools जो है वो कुछ certain sectors में ही money supply को affect करते हैं. ठीक है, so this is the basic difference. Let's not get more into the definition of quantitative and qualitative. Let's try to analyze what kind of tools they are. तो सबसे पहले quantitative जो है that is open market operations. ये पूरी लिस्ट हम साथ साथ में कवर करते चलेंगे. Open market operations क्या होते हैं? This is very easiest of all. Sale or purchase of government securities by RBI. तो अब जैसे since we are talking about monetary policy tools, तो इसका अफेक्ट हमारी मनी सप्लाई पे होगा, और साथ के साथ हमें ये भी डिसीजन लेना है कि हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या करें और एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या करें. सो जस्ट ट्राई कि हम अपना ऑब्जेक्टिव माइंड में रखें कि अभी हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें इन्फ्लेशन से लड़ना है या डिफ्लेशन से लड़ना है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देन वी विल थिंक कि ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी में हमें क्या व्हाट विल बी द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन होगा. सबसे पहला टूल, सबसे पहला हथियार जो हमें मिला हुआ है दैट इज सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, व्हिच इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. कि आरबीआई या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट से परचेज कर सकती है या फिर मार्केट में सेल कर सकती है. And it's not binding on banks unlike CRR और SLR. CRR और SLR जो हम पढ़ेंगे अभी वो binding होता है banks पे, that is banks have to compulsorily follow it. However, open market operations में participate करना banks के लिए compulsory नहीं होता है. तो जो भी ये sale और purchase of government securities है ये RBI डायरेक्टली नहीं करते with banks as an intermediaries, कि पहले banks के पास जाएंगे, banks फिर individuals या companies के पास जाएंगी. तो अब हम इसका implication देखते हैं. सबसे पहले एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होगा. सी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी का पर्पस क्या है? डिफ्लेशन को फाइट करना या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को इनहैंस करना, इंप्रूव करना. तो मतलब हमें लिक्विडिटी बढ़ानी है मार्केट में, हमें इकोनॉमी में और ज्यादा पैसा फ्लोट करना है. सो इन दैट केस आरबीआई विल परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम बैंक्स. ठीक है, फ्रॉम बैंक्स. एंड मतलब ये इन टर्न आगे इंडिविजुअल्स को अफेक्ट कैसे करेगा कि इंडिविजुअल्स के पास और ज्यादा मनी अवेलेबल होगा. व्हेन आरबीआई विल परचेज सिक्योरिटीज तो उसकी वजह से कंपनीज या इंडिविजुअल्स इनके पास और मनी फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा. सो दैट इज व्हाई अगर हमारी एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, मतलब अगर हमें इकोनॉमी को एक्सपैंड करना है, इन दैट केस द proper tool will be that government should purchase securities. ठीक है, इसी तरह कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में हमें इन्फ्लेशन को कम करना है. ठीक है, तो दैट मीन्स लिक्विडिटी कम करनी है. लिक्विडिटी को कम करने के लिए आरबीआई विल सेल सिक्योरिटीज. सेल करना स्टार्ट कर देगी तो उसकी वजह से क्या होगा दैट जो इंडिविजुअल्स के पास मनी है वो आरबीआई के पास आना स्टार्ट हो जाएगा. द मनी विच इज फ्लोटिंग इन द इकोनॉमी विल गेट रिड्यूस्ड. सो दिस वे गवर्नमेंट विल हैव अ वेरी हैंडी टूल टू फाइट इन्फ्लेशन, और यही हमारा पर्पस है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का. ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं. CRR, कैश रिजर्व रेशियो. अब ये वी विल बी रीडिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ रेशियोज, वन बीइंग कैश रिजर्व रेशियो एंड सेकंड बीइंग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. Okay, I have got a question. What does actually security mean? Securities जो है, अब हर जो भी सारे बैंक्स हैं उनके पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं. तो मतलब वैसे आरबीआई जो है, आरबीआई परचेज करता है गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज एंड फर्दर आरबीआई सेल्स या परचेज सेल्स टू
बैंक्स। तो ये फॉर्मेट पहले से एग्जिस्ट करता है हमारी इकोनॉमी में, दैट ऑल बैंक्स हैव सर्टेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद देम एंड इवन आरबीआई हैज सर्टेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो हम जैसे ट्रेजरी बिल्स की हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, तो वही ट्रेजरी बिल्स जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है, विच आर द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट, और वो आरबीआई के पास भी होते हैं और कमर्शियल बैंक्स के पास भी होते हैं। तो वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जब सेल और परचेज होता है, सो इट एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, कि उसकी वजह से ही इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाएगी या फिर मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगा। अनदर क्वेश्चन, परचेजिंग ऑफ AI will come under which policy? What is AI? I didn't understand. तो स्वाति प्लीज AI क्लैरिफाई कर दो, देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा, एयर इंडिया, परचेजिंग ऑफ एयर इंडिया विल कम अंडर विच पॉलिसी? ये तो डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी हुई ना, जो हमने किसमें पढ़ा था? डिसइन्वेस्टमेंट भी मैंने आपको अपने एक लेक्चर में बताया था कि वो भी एक तरह का टूल होता है। जैसे हमने FDI, FII जब वो वाला लेक्चर कवर किया था, देन आई टॉक्ड अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट, दैट इट इज आल्सो वन ऑफ द वे इन विच गवर्नमेंट कैन मतलब टर्न अराउंड इट्स ओन कंपनीज। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनको टर्न अराउंड करने के लिए द कोर्स ऑफ एक्शन विच इज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो एयर इंडिया, सिंस इट्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, मेजॉरिटी शेयर इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, तो उसको हम उसके अंडर कवर करते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं दैट इज डीलिंग विद मनी सप्लाई, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के जो मैंने 2 टूल्स आपको बताए, ठीक है। तो अब सिक्योरिटीज की हमने बात कर ली, कैश रिजर्व रेशो एंड SLR, ये दोनों रेशोज की बात करते हैं। CRR is the percentage of deposits in cash banks need to keep with RBI. Now, ये दोनों रेशोज का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कोई भी अगर बैंक फॉर मतलब अज्यूम करो कि कोई बैंक बैंकरप्ट हो जाए, तो इन दैट केस how government will be able to safeguard the money of its depositors. अब जनरली एक टर्म होती है बैंक रन, कि अगर कोई बैंक में बहुत ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएं, तो उसकी वजह से देयर माइट अराइज अ सिचुएशन ऑफ बैंक रन। तो उस ऑब्जेक्टिव, वो बैंक रन प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट हैज दीज टू रेशोज ऑफ दीज टू मैंडेटरी रेशोज, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी सिक्योर रहती है, ठीक है। नाउ व्हाट आर दीज रेशोज, पहले ये समझते हैं। CRR is the percentage of deposits in cash. Cash reserve ratio है, तो you have to keep certain deposits in cash. You मतलब I am referring to banks. That banks have to keep certain deposits in cash with the RBI. RBI ने एक लिमिट सेट कर दी कि ये इतना लिमिट आपको मेरे पास रखना पड़ेगा इन कैश। वो जो परसेंटेज है दैट इज नोन एज CRR, कैश रिजर्व रेशो। The range of permissible CRR is between 3 and 15%. तो मतलब if CRR is 4, that means बैंक के अगर डिपॉजिट्स 100 रुपीज से इंक्रीज हो जाते हैं, तो आउट ऑफ दैट ₹4 has to be kept with RBI. This is the basic meaning of CRR, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज टू सेफगार्ड द डिपॉजिटर्स मनी, कि बैंक ये ना बोल दे एक दिन कि मैं तो बैंकरप्ट हो गया, जो भी मैंने लोन दिए थे वो सारे के सारे बोरोवर्स अब वापस नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस द गवर्नमेंट हैज टू सिक्योर डिपॉजिटर्स मनी। इसीलिए ये दो रेशोज को गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है, दैट एवरी बैंक हैज टू डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट इन कैश इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशो। मतलब दैट रेशो एक्ट्स एज दैट सेफगार्ड कि इतना तो हर बैंक को रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसका क्या, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। अगर कोई इफ देयर इज हायर CRR रेशो सजेस्टेड बाय RBI ने बोला अभी तक तो आप 4% दे रहे थे, नाउ यू हैव टू कीप 5%, दैट मीन्स नाउ अब ज्यादा बैंक्स को RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स नाउ द अमाउंट ऑफ मनी विच बैंक्स कैन लेंड और इन्वेस्ट विल बी लेस। जितना वो पहले इन्वेस्ट कर पाते थे अब उनके पास कम हो गया। बैंक का पूरा वर्किंग क्या होता है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में देखते हैं कि बैंक्स गेट डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स लाइक अस एंड देन इन टर्न दे लेंड आउट टू कंपनीज को फिर लोन की फॉर्म में लेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर
हमारे जो हमने डिपॉजिट्स हम दे रहे थे एट अ सर्टेन पेस, अगर उसी पेस से बैंक्स के पास डिपॉजिट्स जा रहे हैं, नाउ ऑल ऑफ अ सडन आरबीआई ने बोल दिया कि आप सीआरआर था 3%, अब 4% हो गया है, तो फिर उसकी वजह से क्या हो गया, बैंक्स के पास डिपॉजिट्स तो उतने ही आ रहे हैं, लेकिन अब बैंक के पास ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई दैट इट हैज टू कीप मोर ऑफ रिजर्व्स विद द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो उसकी वजह से द अमाउंट ऑफ मनी विच बैंक्स कैन लेंड आउट टू द कंपनीज आएंगी लोन मांगने के लिए, तो अब वो वाला चंक जो है वो कम हो जाएगा। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप कि अगर सीआरआर ज्यादा हो जाता है देन द अमाउंट ऑफ मनी विच बैंक्स कैन लेंड विल बी लेस। ठीक है, इसी तरह SLR is the percentage of funds banks needs to keep with RBI in the form of liquid assets. CRR was in the form of cash reserve ratio. SLR में that is statutory is mandatory, liquid ratio. Now liquid जो है मतलब कि ऊपर जो हमने डिपॉजिट्स रखे थे that was in the form of cash. यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि banks have to mandatorily keep certain deposits in the form of liquid assets. यहाँ पर हम कैश की बात नहीं कर रहे हैं, जो हम फॉर्म की the form which we are talking about is in the form of government securities, bonds या फिर precious metal like gold, not in the form of cash. ठीक है, तो मतलब कि statutory liquidity ratio अब CRR से कैसे अलग हो गई, SLR is different from CRR in the way कि CRR में जो हमें डिपॉजिट्स रखने थे they were in the form of cash and SLR are in the form of liquid assets. और liquid assets क्या है, वो है हमारी government securities, bonds और gold. और जनरली इसमें क्या होता है, बैंक्स they prefer to keep their funds in the form of government securities so that they can also earn interest on it. ठीक है, अब इसका भी वही सेम इफेक्ट वही सेम एप्लीकेशन होगी जैसे हमने सीआरआर की कही थी, दैट इज द इनवर्स रिलेशनशिप कि अगर एसएलआर ज्यादा होता है तो फिर बैंक्स के पास कम दे विल हैव लेस फंड्स फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस, फॉर लेंडिंग आउट दे विल हैव लेस फंड्स एंड हेंस इन अ वे लेस मनी टू लेंड आउट। अब हम इन दोनों का एक साथ देखते हैं बिकॉज दे बोथ वर्क इन द सेम वे, बस फर्क जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम इन दोनों का एप्लीकेशन देखते हैं कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या एप्लीकेशन रहेगा और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या रहेगा। नाउ एक्सपेंशनरी पॉलिसी में सिंस इसका पर्पस ही है एक्सपेंशनरी पॉलिसी का दैट यू नीड टू एक्सपैंड द इकोनॉमी, ठीक है, बूस्ट करना है इकोनॉमी को, जो डिफ्लेशन चल रहा था उसको फाइट करना है, तो दैट मीन्स इसमें आरबीआई का क्या ऑब्जेक्टिव है, आरबीआई वांट्स बैंक्स टू कीप लेस डिपॉजिट्स विद देम, कि वो अपने पास डिपॉजिट्स कम रखें, सो इन अ वे दे विल डिक्रीज सीआरआर। ठीक है, नाउ लुक एट द इंटरलिंक बिटवीन देम। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में हमें इकोनॉमी को स्पीड अप करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है उसको माइंड में रखो। स्पीड अप करने के लिए अब आरबीआई ये चाहेगा कि लिक्विडिटी जो है वो बैंक्स के पास ज्यादा हो rather than with RBI, so it will give this an announcement of decrease in CRR so that banks के पास ज्यादा डिपॉजिट्स हो rather than RBI के पास। जो CRR है या SLR है वो यही तो है कि बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स में से कुछ चंक RBI को दे देना है। अगर कंट्री का ऑब्जेक्टिव है दैट इकोनॉमी शुड बूस्ट अप, तो इन दैट केस आरबीआई विल वांट कि बैंक के पास डिपॉजिट्स जो है वो बैंक्स जो है डिपॉजिट आरबीआई को कम दे और अपने पास ज्यादा रखे, शुड कीप मोर डिपॉजिट्स विद themselves so that they can lend out more to companies, to individuals, so that is why there will be a decrease in CRR. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी से एक बार और क्लियर करते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इज कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट वी नीड टू फाइट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा लेवल पर है, हमें उसको किसी तरह से डील करना है। तो अब इस केस में आरबीआई किस तरह की अनाउंसमेंट करेगी, आरबीआई विल इंक्रीज द सीआरआर। ठीक है, व्हाई इंक्रीज इन सीआरआर, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है दैट दे वांट बैंक्स टू कीप मोर डिपॉजिट्स विद इट, दिस शुड नॉट बी विद देम, विद इट होना चाहिए। आई विल करेक्ट दिस कि आरबीआई ये चाहेगा कि बैंक्स
ज्यादा डिपॉजिट्स आरबीआई के पास रखें rather than with themselves, अपने पास ना रख के आरबीआई के पास रखें। ठीक है, अब क्या मतलब इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर बैंक्स के पास ज्यादा डिपॉजिट्स रहेंगे देन वो ज्यादा लेंड करेंगे। हाउएवर अभी हमारा पॉलिसी है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, तो वी वांट मतलब आरबीआई वांट्स कि बैंक्स कम से कम लेंड करे। ठीक है, ज्यादा लेंड करने की वजह से मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, वो तो हमारा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट चला जाएगा। सो दैट इज व्हाई कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में द काइंड ऑफ डिसीजन विच इज टेकन दैट इज इंक्रीज इन सीआरआर और एसएलआर, so that banks have less deposits with them and there are more deposits with RBI. If banks have less deposits with them, they will in turn lend out less, so there will be less liquidity in the market, and less liquidity will help in fighting the inflation. I hope the entire sequence, entire chronology is clear. एक बार ये क्लियर हो जाए तो मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आता है, you will be able to attempt that. Do NBFCs have compulsorily to maintain SLR and CRR? Yes, it's compulsory. सूरज ने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट्स द SLR रेशियो रेंज? ये फिक्स नहीं होती इसकी, बस इसमें ये चीज ध्यान रखो कि वही दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि एसएलआर में जो आप सिक्योरिटीज जो बैंक्स एसएलआर की सिक्योरिटीज आरबीआई को देता है उस पर वो इंटरेस्ट भी अर्न कर लेता है। सो इन अ वे एसएलआर इज मोर बेनिफिशियल फॉर बैंक्स, क्योंकि वो एक तरह से इंटरेस्ट भी अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों अरेंजमेंट्स को हम बोलते हैं LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियोज, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये मैं यहाँ टेबल में भी यूज किया है। तो अगर ये वाली टर्म भी आ जाती है LAF रेपो रेट, LAF रिवर्स रेपो रेट, तो ये एक तरह से लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे ये एक तरह का बेंचमार्क सेट कर देते हैं दैट हाउ मच लिक्विडिटी विल बी इन द इकोनॉमी, कि अभी इकोनॉमी में कितनी लिक्विडिटी फ्लोट करेगी, हाउ मच मनी विल फ्लोट। तो दैट इज व्हाई इन दोनों को हम बोलते हैं दीज आर आर LAF इंस्ट्रूमेंट्स, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ये हमारी, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट इज रीपरचेज अग्रीमेंट। ठीक है, नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। अब सपोज यू ऑल आर बैंक्स एंड आई एम RBI, आप सबके पास फंड्स का क्रंच है, यू नीड मोर फंड्स, तो आप लोग मेरे पास आओगे, सो देन आई विल लेंड यू मनी। RBI के पास तो बहुत पैसा है, RBI विल लेंड यू मनी, और जो रेट मैं चार्ज करूंगी आपसे that is the kind of repo rate. So repo rate is the rate at which commercial banks, that is you people, borrow from RBI, that is me, against government securities. You will give me certain collateral, वो collateral क्या होगा, that will be government securities. आप सबने अपनी government securities मुझे collateral दे दी, and in turn मैंने आपको कुछ जो जितना भी आप funds चाह रहे थे वो मैंने release कर दिए, एंड आई विल ऑल्सो चार्ज यू सर्टन इंटरेस्ट। अब मतलब वही वो जो रेट है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट, द रेट एट विच आई विल लेंड यू मनी, दैट रेट इज नोन एज रेपो रेट। ठीक है, इसका यही समझ लो दैट ये हमारा मैकेनिज्म तब यूज होता है व्हेनेवर बैंक्स हैव क्रंच ऑफ फंड्स, उनको शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, देन इन दैट केस दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज जनरली मेड। ठीक है, अब RBI के हाथ में है, RBI इज गवर्निंग, वो डिसाइड करेंगे कि रेपो रेट को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। ठीक है, उसका इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। When the RBI raises the repo rate, it becomes more expensive for the banks to borrow from the central bank. ठीक है, अब जैसे I was RBI, मैंने बोल दिया कि कल से जिस रेट पे आप लोग मुझसे बोरो कर रहे थे वो रेट नहीं है, I am increasing the rate. So that means you all will be disheartened कि अब मुझे और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा,
आरबीआई से कुछ भी कोई भी फंड्स लेने में, ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन। सिमिलरली अगर मैंने स्लैश कर दिया, सो यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी कि अब तो और ज्यादा फंड्स में यू ऑल विल बी एबल टू बोरो एंड दैट विल बी एट अ वेरी चीप प्राइस, रेट भी काफी चीप होगा, ठीक है। दिस इज द मेन एप्लीकेशन कि जब रेपो रेट बढ़ जाता है तो क्या होता है और कम हो जाता है तो क्या होता है। सिमिलरली देयर इज अ टर्म विच इज बैंक रेट। बैंक रेट और रेपो रेट में यही फर्क है। मैंने बताया था रेपो रेट में यू गाइस, जो आप सब बैंक्स हो, यू आर ऑल्सो गिविंग मी सर्टन सिक्योरिटीज एज अ कोलैटरल। हाउएवर बैंक रेट जो है वो वाला रेट है एट विच यू गाइस विल बोरो फ्रॉम मी विदाउट गिविंग एनी कोलैटरल। कोई कोलैटरल ना दिए नहीं दिए वे यू विल बी बोरोइंग फ्रॉम मी, दैट इज, उस रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। अब इसी के साथ इसका एप्लीकेशन देखने से पहले एक बारी मैं रिवर्स रेपो रेट और बता दूं। रिवर्स रेपो रेट इज व्हेन बैंक्स हैव एक्सेस फंड्स। अभी हमने बात की थी कि बैंक्स जो आप लोग हो, आपके पास फंड्स की शॉर्टेज है, फंड्स का क्रंच है। अगर आपके पास ज्यादा फंड्स आ जाते हैं तो अब वो मतलब जरूरत से ज्यादा फंड्स हैं, तो आप लोग क्या सोचोगे, यू गाइस विल थिंक दैट लेट्स पार्क दोज फंड्स विद आरबीआई, ठीक है। तो जब उस एक्सेस फंड्स को आप लोग आरबीआई मुझे मेरे पास यू विल स्टार्ट गिविंग मी, देन इन दैट केस यू गाइस विल गेट सर्टेन इंटरेस्ट। आप लोगों ने अपना डिपॉजिट मुझे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया, सो आई विल ऑल्सो बी लायबल कि मैं आपको कुछ इंटरेस्ट तो दूं। उस रेट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक्स कैन पार्क देयर मनी विद द आरबीआई। तो मतलब इसको इस वे में समझो। वैसे इसका एक ऑपोजिट वाला जो होता है आप वैसे भी देख सकते हो कि रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई, एंड रिवर्स रेपो, इसका ऑपोजिट जो हो गया, रिवर्स रेपो इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोस फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। लेकिन हम जनरली उसको रिवर्स रेपो को ये नहीं बोलते हैं एट विच आरबीआई बोरोस फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि आरबीआई के पास वी कंसिडर कि बहुत ज्यादा फंड्स ऑलरेडी हैं। तो हम इसको we will try to analyze it in a way that when banks have excess funds, then in that case जब बैंक्स ने वो फंड्स आरबीआई के पास पार्क करने स्टार्ट कर दिए, उनको डिपॉजिट करने स्टार्ट कर दिए, देन उस वाले रेट को हम बोल रहे हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव रादर देन उसका पूरा रिवर्स मत लो, क्योंकि आरबीआई के पास कोई फंड्स की कमी तो नहीं है, आरबीआई ऑलरेडी हैज सो मच फंड्स। So I have got a question. RBI lend money to bank. Yes, when RBI will lend money to banks, that is repo rate. And when banks will park money with RBI, that is reverse repo rate. अब इनका एप्लीकेशन देखते हैं वन बाय वन। एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है दैट वी नीड टू बूस्ट अप द इकोनॉमी। तो उस केस में क्या होगा, आरबीआई विल वांट बैंक्स टू बोरो मोर मनी। आप लोग मतलब आप लोग सब बैंक्स हो, आई वुड वांट कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे मुझसे बोरो करो, सो दैट यू आर इन टर्न एबल टू लेंड मोर टू इंडिविजुअल्स, टू कंपनीज। सो आई विल डिक्रीज द रेपो रेट। मैं उस रेपो रेट में आई विल ट्राई टू रिड्यूस इट, सो दैट आप लोग मुझसे ज्यादा से ज्यादा बोरो करो, एंड गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बूस्टिंग द इकोनॉमी इज ऑल्सो अचीव्ड, ठीक है। अब जब एक बारी पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए, देन ये एप्लीकेशन करना बहुत इजी हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इज टू फाइट इन्फ्लेशन। पहले ही इतना ज्यादा मनी फ्लोट कर रहा है मार्केट में, तो फिर अब यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई विल इंक्रीज द रेपो रेट सो दैट बैंक्स के पास कम से कम मनी हो, so that RBI will want banks to borrow less money. अगर कम मनी बोरो करेंगे, सो इन टर्न वो जो लेंड करेंगे कंपनीज को वो भी कम करेंगे। सो दैट इज इन कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। एंड ये इनफैक्ट मुझे अभी व्हेन आई गॉट दिस क्वेश्चन, तब भी मुझे किसी ने बोला था फ्रॉम बालाजी सेल्वराज दैट यस दे बोथ हैव द सिमिलर एप्लीकेशन। अच्छा, that was bank rate and repo rate have similar application. Yes Balaji, bank rate and repo rate have similar application, but हम इकोनॉमी में रेपो रेट को ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी रेट मानते हैं rather than बैंक रेट, ठीक है।
Then another question which I have got is, if repo rate is reduced, is it compulsory for banks to lend money? It's not compulsory. ये एक इसका shortfall हो जाता है कि अगर repo rate reduce भी किया है, जो हमने expansionary policy में बात की थी, that repo rate is reduced. So जो अभी right now हमारी economy में चल रहा है, ऑल्दो अभी रिसेंटली तो आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट रिड्यूस किया था, लेकिन अगर रेपो रेट भी रिड्यूस हो जाता है तो जनरली इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर बैंक्स टू ट्रांसलेट इट इन ऑन द फील्ड, कि वो फील्ड पर भी जो कंपनीज हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको और ज्यादा लोन्स देना स्टार्ट कर दें, ये कंपल्सरी नहीं हो जाता. दैट इज वाई जनरली ये टूल इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता जितना आरबीआई को लगता है, because it depends, it is banks have their own discretion whether they want to translate the decrease in repo rate in real terms or not. So ये इसका एक तरह का shortfall है, weakness है, that ये directly translate नहीं हो पाता. reverse repo rate की जो हमने अभी उसका meaning समझा था. Now let's look at the application. इसका application is similar to this repo rate application. This is the rate at which banks can park their money with the RBI. अब expansionary policy है, हमारा objective है economy को boost up करना. So in that case RBI will want कि banks जो है RBI के पास कम money park करे और individuals को ज़्यादा money दे. Their objective will be that the money which banks are giving to RBI, that should be less, and they should be lending out more money to companies and individuals. So that is why the kind of mechanism which will be in operation will be RBI will decrease the reverse repo rate. रिवर्स रेपो रेट में डिक्रीज करेंगे, सो बैंक्स विल फील कि कोई फायदा ही नहीं है, हम आरबीआई के पास रखेंगे भी तो भी हमें कम इंटरेस्ट मिल रहा है. सो इट्स बेटर that we should park less money with RBI. So in a way they will now have more funds at their disposal to lend out to companies and individuals. So this way government's objective will be achieved. And similarly contractionary policy में there will be increase in reverse repo rate, क्योंकि यहाँ पे RBI का objective है that banks के पास खुद कम पैसा हो, बैंक्स कम लेंड करना स्टार्ट करें इंडिविजुअल्स को, कंपनी को. सो दैट इज व्हाई दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट बैंक्स कि वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दे रादर देन लेंड करना स्टार्ट करें. सो इन अ वे वो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे सो दैट बैंक्स कैन पार्क मोर मनी विद आरबीआई. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट tool which we have is margin requirements. Another question which I have got is there a limit to which banks can borrow money from RBI? I am not sure. Limit जो है ये मतलब minimum तो होता है, minimum 5 crore होता है कि ये जो liquidity adjustment facility है ये हम तभी यूज करते हैं when banks want 5 crore. जैसे जो रेपो रेट की हमने बात की, रेपो रेट इज ये अगर मिनिमम 5 करोड़ बैंक्स को चाहिए तभी वो आरबीआई को अप्रोच करेंगे. सो आई नो द मिनिमम लिमिट बट नॉट द मैक्सिमम लिमिट. And another question, both repo rate and reverse repo rate to be applied at same time to control economy. मैंने ऐसा सिनेरियो देखा नहीं है, but yes it can be applied, क्योंकि दोनों एक तरह से सेम ही वे में ऑपरेट कर रहे हैं और दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है. सो यस, both can be. Next, margin requirements. Margin का मतलब होता है collateral to be kept with the bank. अब जो हमारे आ गए ये हमने स्टार्ट किया है qualitative measures. See, we are done with the quantitative measure. Qualitative में हमारे पास 4 tools हैं: change in margin requirements, rationing of credit, selective credit control and moral suasion. सबसे पहले बात करते हैं change in margin requirements की. तो since we are talking about qualitative measure, तो मतलब इसका जो impact होगा वो limited sectors पे होगा. सबसे पहले ये तो हम बात करते हैं margin requirements की. Margin, as I said, it is collateral to be kept with the bank. Suppose RBI ने margin requirements बढ़ा दिए हैं, तो मतलब borrowers need to keep more collateral with the banks.
कि पहले कोई बहुत बड़ी कंपनी जाती थी तो वो उनको कोलैटरल के लिए बहुत कम अमाउंट देना पड़ता था। ऑल ऑफ अ सडन आरबीआई ने बोल दिया कि अब से मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हो गई हैं, तो उसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी दे विल नाउ नीड टू कीप मोर कोलैटरल विद द बैंक्स, देन इट विल रिड्यूस देयर बोरोइंग कैपेसिटी। पहले जहां वो ज्यादा बोरो कर सकते थे अब वो कम बोरो कर पाएंगे बिकॉज दे विल नीड टू कीप मोर कोलैटरल विद द बैंक। So this will reduce credit flow in the economy and it will decrease money supply. तो इसका ये हमने पूरा हायरार्की जो है ये देखी कि सबसे पहले आरबीआई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, उसकी वजह से बोरोवर्स जो है उनको और कोलैटरल रखना पड़ा बैंक्स के पास, एंड इन अ वे दे विल बी एबल टू बोरो लेस, कम बोरो करेंगे। तो मतलब इससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या अचीव हो रहा है, दैट इट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर ज्यादा बोरो कर पाते तो दे वुड हैव मोर मनी एट देयर डिस्पोजल। यहाँ पे वो कम बोरो कर पा रहे हैं बिकॉज दे नीड टू कीप मोर कोलैटरल। So this kind of increase in margin requirements is generally used in which kind of economy? In contractionary policy, whenever you have to fight inflation. ठीक है, अभी हम एक बारी तीनों पढ़ लेते हैं, then we will apply its then we will use its application based questions. Rationing of credit. Rationing of credit क्या है? RBI will decide upper limit to loans in specific sectors. राशन कर रहे हैं, क्रेडिट को राशन करना मतलब कि यहाँ पर आरबीआई एक सीलिंग डिसाइड कर देगा। सीलिंग इज द अपर लिमिट कि अगर बैंक को लोन्स देने हैं किसी सर्टेन सेक्टर्स में, जैसे हेवी इंडस्ट्रीज हो गई, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मॉल स्केल सेक्टर, तो दिस इज द अपर लिमिट, आप इसके ऊपर लोन नहीं दे सकते हो। अगर वो वाला कोटा रीच हो गया तो एडिशनल लोन्स भी लेने कोई आया तो भी वो उस बोरोवर को नहीं मिलेगा। जैसे सपोज हेवी इंडस्ट्रीज सेक्टर में अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई लोन्स लेने और आरबीआई ने एक लिमिट सेट की हुई है दैट एवरी बैंक इज इंटाइटल्ड टू गिव लोन टू दिस लेवल ओनली, तो देन इन दैट केस इट हैज टू रैशन आउट क्रेडिट टू ऑल दी कंपनीज। उसको उसी कोटा के अकॉर्डिंग सबको लोन देना पड़ेगा। इसकी वजह से हमारा जो क्रेडिट फ्लो है वो बहुत दैट विल मूव इन अ वेरी sophisticated checked manner, कि वो बहुत controlled manner में move करेगा rather than giving free money to each and every industries. So generally this tool is applied by RBI for specific sectors in order to ration the credit, ताकि हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके इन सर्टेन सेक्टर्स, कि इन सेक्टर्स में हमारा इस लेवल तक ही क्रेडिट जाना चाहिए, दैट ऑल द बैंक्स should give this much limit, इसके ऊपर तुम नहीं दोगे। This is rationing of credit. Similarly एक और टूल है selective credit control. Selective credit control, इसका नाम देखो, selectively हम क्रेडिट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर rationing में हमने एक अपर लिमिट डिसाइड कर दी थी, selective credit control में now RBI is instructing banks not to give loans. वो बोल रहे हैं तुम लोन्स दो ही मत टू सर्टेन सेक्टर्स, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री हो गई एग्जांपल, गुड़, एडिबल ऑयल, जो भी सर्टेन कमोडिटीज हैं, इसके लिए सपोज करो आरबीआई ने बोल दिया दैट नाउ बैंक्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू गिव एनी काइंड ऑफ लोन। तो इस केस को हम बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कि सिलेक्टिव सेक्टर्स में देयर इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट फ्लो, credit is being controlled by the RBI. So अगर even if the trader is ready to mortgage his shares, bonds, factory, machine, vehicle, anything, वो बोल रहा है कि मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ कोलैटरल में, लेकिन बैंक बोलेगा कि हमें भाई इंस्ट्रक्शन मिली हुई है that we are not entitled to give you any kind of loan. So in a way it works like this. So when is this kind of instrument adopted? This is adopted to prevent speculation, hoarding of commodities, using money borrowed from banks. Generally ये कब होता है, जब गवर्नमेंट को लगे कि ये वाला इस वाली कमोडिटी की होर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी या फिर होर्डिंग इसमें स्पेकुलेशंस बहुत होंगी, तो उस केस में आरबीआई बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम इन कमोडिटीज के जो भी ट्रेडर्स होंगे इनको तुम किसी तरह का लोन नहीं दोगे, क्योंकि अगर उनके पास if they will have funds at their disposal, they will start hoarding those commodities. So that is why this kind of
इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्पेकुलेशन और होर्डिंग. ठीक है, तो अब इन तीनों का देखते हैं हम इफेक्ट कि व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन विल बी टेकन. कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में यू हैव टू फाइट इन्फ्लेशन. आपको इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा लेवल पर है, उसको कम करना है. तो दैट मीन्स हमारा पर्पस है मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में है उसको कम करना है. सो व्हाट विल बी द डिसीजन टेकन बाय आरबीआई. सबसे पहले दे विल इंक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. जैसे हमने अभी पूरा वो टेबल पूरी हायरार्की समझी थी, दैट आरबीआई विल increase the percentage of collateral which borrowers have to keep with the banks. अगर borrowers को ज्यादा collateral रखना पड़ेगा तो फिर उनकी borrowing capacity पे effect होगा. They will have less money with them, so this will decrease money supply. Money supply कम होगी तो उसकी वजह से inflation भी हमारी control हो जाएगी. ठीक है. Similarly credit rationing, credit को भी हम ration करेंगे whenever the objective is to fight inflation, and there will be selective credit controls. अब ये जो सारे टूल्स हैं ये एक तरह से हमारी मनी सप्लाई को कम करने के लिए तो काम कर रहे हैं. क्रेडिट रैशनिंग से क्रेडिट का फ्लो कम हो रहा है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल से क्रेडिट को रोका जा रहा है. सो इन तीनों मेजर्स की वजह से, मतलब मार्जिन को इंक्रीज करने की वजह से या क्रेडिट रैशनिंग की वजह से या फिर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल लगाने की वजह से हमारा मनी सप्लाई डिक्रीज हो रहा है. मनी सप्लाई डिक्रीज करने में वी आर ट्राइंग टू फाइट द इन्फ्लेशन. एंड द ऑपोजिट विल बी एक्सपेंशनरी पॉलिसी. एक्सपेंशनरी पॉलिसी में हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है. वी नीड टू बूस्ट अप आवर इकोनॉमी. सो इन दैट केस द डिसीजंस व्हिच आरबीआई विल टेक विल बी, they will decrease margin requirements. Now they will have this condition that borrowers have to keep less collateral. Less collateral रखेंगे तो borrowers ज़्यादा से ज़्यादा borrow कर पाएंगे, and the kind of money supply in the market will also increase क्योंकि वो ज़्यादा borrow कर पा रहे हैं. There will be no credit rationing. अब credit का ration करना वो भी कम हो जाएगा. वो आरबीआई ऐसी कोई लिमिट नहीं रखेगी कि इस लिमिट तक ही दे सकते हैं. And there will be no selective credit controls also, कि हम जैसे पहले आरबीआई ने कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स पे कंट्रोल लगा दिया था that you are not allowed to give credit. अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी है हमारा ऑब्जेक्टिव तो उस केस में there will be no selective credit controls. All right. Now the last tool is moral suasion. Moral suasion जो है ये बहुत ही easy सा topic है. I have got certain question. Hoarding, what is meant by hoarding? Hoarding is when any person tries to control the supply of any commodity. अगर आप बहुत ज़्यादा चीज accumulate करना start कर दो, जैसे अभी hoarding essential commodities की hoarding करना start कर दी थी lockdown के time पे, so उसको hoarding बोलते हैं. And Balaji has asked which tool will be effective in short period, quantitative or qualitative. Look, हमने start जो किया था उस time पे मैंने आपको बताया था कि जो quantitative है वो basically हमारा money supply in the entire economy को affect करता है. Whenever our objective is entire economy, then हम quantitative tool use करेंगे. लेकिन इसका एक weakness भी है, इसका एक negative point भी है, that it is a kind of indirect tool. जो ये सारे tools हैं ये indirect tool है कि repo rate, reverse repo rate, ये पता नहीं अब banks आगे इसको translate करें या ना करें. तो we have to see कि हमें पूरी economy को affect करना है या फिर पूरी economy को नहीं affect करना. First thing. Second thing, if we want direct impact or indirect impact, अगर directly impact करना है and that too in certain sectors, then we will use qualitative measures. और अगर हमें पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करना है but that might be indirect in nature, then you have to use quantitative measures. So जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट डिसीजन लेगी. मॉरल सुएशन कर रहे थे. मॉरल सुएशन इज कंसर्न्ड विद moral request by central bank to commercial banks that loans should not be given for unproductive fields which create inflation. Loans should not be given for speculation and hoarding.
The commercial banks generally obey the order of central bank because central bank is the chief of money market and last resort. So ये बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना है, जैसे हम लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा पढ़ लो प्रीलिम्स का, तो ऐसे ही आरबीआई रिक्वेस्ट करेगी बैंक्स को कि एक तरह का मतलब मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करके, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करके वो एडवाइस करेगी बैंक्स को कि लोन्स शुड नॉट बी गिवन फॉर अनप्रोडक्टिव फील्ड्स विच क्रिएट इन्फ्लेशन, कि तुम ऐसे जगह पर उन सेक्टर्स में लोन्स ना प्रोवाइड करो जिससे कि इन्फ्लेशन हो सकता है। जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रिगार्डिंग बैंक्स जो है आरबीआई उसके रिगार्डिंग मॉरल रिक्वेस्ट कर सकती है कि इन सेक्टर्स की जो भी कंपनीज होंगी प्लीज आप उनको लोन मत देना, दे विल टर्न इनटू डिफॉल्टर्स। तो इस वाले टूल को हम बोलते हैं मॉरल सुएशन। तो ये बस एक तरह की मॉरल रिक्वेस्ट है, ठीक है। So I am done with all the tools, quantitative and qualitative, expansionary policy, contractionary policy. इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं ये आप खुद भी कवर समझने की जरूरत नहीं है। So I have given the complete content for this monetary policy committee, then non-performing assets and insolvency and bankruptcy code. तो अगर इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ और कोई जनरल डाउट हो देन यू कैन आस्क मी, या फिर अब जो 3 सेशंस हुए हैं इसमें आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द बेसिक टॉपिक्स। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट गया है विच इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू ऑल कैन मेक अ लिस्ट टुगेदर एंड यू कैन गिव मी, आई एम डन विद माय पार्ट। तो कोई किसी और को कोई डाउट हो, यू आर फ्री टू आस्क, अदरवाइज we'll just finish the lecture.